नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टियाइस चैनल की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो हाल ही में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में जो तमाम सवाल आए थे उन सवालों के जवाबों पर एक बार चर्चा करेंगे, जवाबों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पहले साइंस के सवाल की। तो हमारा पहला जो साइंस का सवाल था उसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित पर विचार हमें करना था। हमारे सामने 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला है बैटरी भंडारण, दूसरा है बायोमास जनरेटर, तीसरा है ईंधन सेल, चौथा है रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टीय यूनिट और हमें उपयुक्त में से कितने, ये बताना है कि उपयुक्त में से कितनों को आप जो है वितरित ऊर्जा संसाधन माना जा सकता है। हमारे ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या फिर ऑप्शन डी केवल 4। तो इसका जो सही जवाब था वो ये है कि इसमें से आप सभी को जो है वितरित ऊर्जा संसाधन मान सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। सभी को क्यों मान सकते हैं? सभी को इस वजह से मान सकते हैं क्योंकि आपका जो वितरित ऊर्जा संसाधन का मतलब होता है कि बेसिकली बहुत छोटे जो आपके एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस और स्टोरेज के साथ साथ आपका एनर्जी प्रोडक्शन डिवाइस, एनर्जी जनरेशन डिवाइसेस होते हैं और ये अधिकांशतः आपके उपभोक्ताओं के पास मौजूद, उपभोक्ताओं के पास बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो बैटरी भंडारण भी आपको कहाँ मिलेगा? उपभोक्ताओं के पास मिलेगा। बायोमास जनरेटर अधिकतर उपभोक्ताओं के पास होता है, बहुत छोटा होता है। ईंधन सेल अधिकतर आपको उपभोक्ताओं के पास मिलता है। और जो आपका रूफटॉप सोलर प्रकाश वोल्टीय यूनिट्स हैं, जो आपका सोलर पैनल्स हैं, वो कहाँ मिलते हैं आपको? वो भी आपको कंज्यूमर्स के पास मिलते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ें आप। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। हमारे पहला जो इसमें कथन है, इसमें पहला कथन है मूंगफली, दूसरा जो ऑप्शन है वो है कुल्थी यानी कि हॉर्स ग्राम और तीसरा कथन है सोयाबीन। और उपयुक्त में से हमें बताना है कि कितने मटर कुल यानी कि पिया फैमिली के हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि इसमें ये जो तीनों पौधे हमें दिए हुए हैं, ये तीनों पौधे क्या हैं? पिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। पिया फैमिली की एक विशेष बात ये होती है कि पिया फैमिली में आपको नोडल्स दिखाई देते हैं, आपको रूट्स नोडल्स यानी कि जड़ों के पास आपको नोड्स दिखाई देते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है और ये चीज़ें आपको इन तीनों में देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपके जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बातचीत की जाए हमारे अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल आपसे पूछा गया था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेटेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। तो हमारे सामने एक ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। अब इस डिस्क्रिप्शन के बेस पर हमें बताना था कि डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन से शब्द की व्याख्या करता है। हमारे सामने ऑप्शंस थे ऑप्शन ए बिग डेटा एनालिसिस, ऑप्शन बी क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन सी मेटावर्स, ऑप्शन डी वर्चुअल मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर के 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। कौन कौन से? बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस में कहीं भी आपको वर्चुअल शब्द दिखाई नहीं देगा, कहीं भी आपको वर्चुअल चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्रिप्टोग्राफी की जब आप बात करते हैं तो भी आपको ये 3D चीज़ें, वर्चुअल दुनिया नहीं मिलती है। ये कहाँ मिलती है आपको? मेटावर्स या फिर वर्चुअल मैट्रिक्स। वर्चुअल मैट्रिक्स की जब आप बात करते हैं तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपने अभी तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं पढ़ा होगा, सिवाय मैट्रिक्स फिल्म के अलावा। अगर आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी है तो वहां आपने इस शब्द को जरूर सुना होगा। अब एक शब्द बचता है, वो है आपका मेटावर्स। तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन का सही जवाब क्या होगा? ये होगा आपका मेटावर्स। मेटावर्स क्या है? पिछले कुछ समय में बहुत उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जहां पर 3D सक्षम डिजिटल स्पेस बनाया जाता है, जो कि आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता और अन्य उन्नत इंटरनेट और अर्ध संचालक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है, ताकि लोगों को ऑनलाइन वास्तविक व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक अनुभव प्राप्त हो सके। एक ही जगह पर बैठ करके आप ऑनलाइन बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो इसको आप कहते हैं मेटावर्स। तो मेटावर्स इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात की जाए हमारे अगले सवाल की। तो हमारा जो अगला सवाल है वो बेसिकली आपसे पूछा गया है विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर्स के संदर्भ में हमें इन कथनों पर विचार करना था। हमारा पहला कथन है आरटीजीज लघु विखंडन रिएक्टर्स हैं और हमारा दूसरा कथन है आरटीजीज का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणाली को
विद्युत आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। हमारा तीसरा कथन है कि आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जाता है, जो कि शस्त्र विकास का एक उत्पादक है। और हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब है, ऑप्शंस को अगर आप देखें, सबसे पहले पहला कथन आपका गलत है, दूसरा कथन आपका सही है, तीसरा कथन आपका सही है, और इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। पहला कथन गलत क्यों है? पहला कथन गलत इस वजह से है क्योंकि जो आरटीजीएस होते हैं इनमें विखंडन का इस्तेमाल नहीं होता है, इनमें फिजन नहीं होता है। इनमें क्या किया जाता है, ये जो आरटीजीएस होते हैं, ये जो जनरेटर्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स में जो डिके होता है, उन एलिमेंट्स में जो क्षति होती है, उस डिके की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरह से आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसी वजह से, इसके अलावा इसमें कोई बहुत ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल भी नहीं होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसको आसानी से आप जो है अपने यान में उपयोग कर सकते हैं। तो जो अंतरिक्ष यान होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग आपको देखने को मिलता है आरटीजीएस का। और इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल होता है वो है प्लूटोनियम 238। तो ये आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, और इस तरह से आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले कथन को अगर आप देखिए, हमारा अगला सवाल आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो इसके सही जवाब को अगर आप देखें, यहाँ पर इसका सही जवाब अगर आप ढूंढने जाएंगे तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा कि बेसिकली ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही जवाब है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड इसका सही जवाब है। सही जवाब क्यों है? तो सही जवाब इस वजह से है क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। ये बेसिकली एक वाहिक विस्फारक होता है। वाहिक विस्फारक होने की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है रक्त वाहिकाओं को जो है रिलैक्स होने का संकेत देता है, रिलैक्स होने का बेसिकली इंडिकेशन देता है, जिससे उसमें हमें विस्फारित जो है जिससे वो थोड़ी सी विस्फारित हो जाती हैं। तो इस वजह से आपको ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ा जाए अगले कथन की तरफ। अगले कथन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वास्थ्य पदार्थों यानी नार्कोटिक्स की पहचान, वशपण का मॉनिटरण, पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, ट्रैकिंग। हमें बताना है कि उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रडार का उपयोग किया जा सकता है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसा कि कई जानकार बता रहे हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि तीनों ही चीज़ों के लिए। अगर आप जो साइंस की पुरानी ट्रेडिशन रही है यूपीएससी में साइंस के सवालों को सॉल्व करने के लिए, कि अगर किसी टेक्नोलॉजी की कोई एप्लीकेशन आती है तो वहां पर अक्सर ये कहा जाता है कि आपको हमेशा एप्लीकेशन मार्क करनी चाहिए कि हाँ ये हो सकता है। क्यों ऐसा इसलिए कहा जाता है? क्योंकि भले ही अभी हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में वो एप्लीकेशन न ढूंढ पाए हों, लेकिन इस बात की संभावना तो है कि भविष्य में उसकी एप्लीकेशन ढूंढी जा सकती है। तो इस वजह से अक्सर जो साइंस का जो एक आप कह सकते हैं ट्रिक होती है, वो ट्रिक यही होती है कि आपको जो है एप्लीकेशन अगर पूछी जा रही है तो आपको क्या मार्क करना है, तीनों आपको मार्क करने हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ें आप। अगले सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजेल का उपयोग होता है। तो इसमें हमारे सामने तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, दूसरा कथन है चल वातानुकूलित प्रणाली, और तीसरा कथन है औद्योगिक स्नेहकों का विचरण। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें सही उत्तर अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पर सही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों कथन आपके जो है वो सही हो जाते हैं। हाइड्रोजेल का उपयोग आप इन तीनों चीज़ों के लिए कर सकते हैं। हाइड्रोजेल क्या होता है? बेसिकली आपका एक अनुकूलनीय गुण उसमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप उसको औषधि डिलीवरी, शरीर में बेसिकली औषधि डिलीवरी के लिए कर सकते हैं। उसका उपयोग आप जो है जो कूलिंग सिस्टम्स होता है वहाँ पे भी कर सकते हैं, और जो औद्योगिक स्नेहकों का विचरण होता है उसके लिए भी आप इसको हाइड्रोजेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ, अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी पेरोक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोनियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन डी जल वाष्प। तो इसका सही जवाब को अगर आप ढूंढने जाएंगे तो अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ी है, फिर साइंस में भी अगर आप पढ़ेंगे
तो वहाँ पर आपको बेसिकली हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में आप पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है? बहुत क्लीन एनर्जी होती है। तो जब आप हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको फ्यूल सेल भी दिखाई देगा। एक बार हमने इन न्यूज़ प्रोग्राम में भी या फिर द हिंदू के प्रोग्राम में भी हमने इस पर बात की थी कि आपका जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से काम करती है और उसके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी होती है, बहुत क्लीन टेक्नोलॉजी होती है और इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपको केवल जल वाष्प और वार्म एयर देखने को मिलती है। तो इस तरह से आपका जो है कथन ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है कि हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, ऑप्शन बी धान्य या अनाज फसलों की उत्थान सिंचाई, ऑप्शन सी दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण या फिर ऑप्शन टी वर्षा जल संचयन प्रणाली। तो उसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के लिए आप पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी का जो है इस शब्द का जो है इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखा जाए। अंत में हमारा जो सवाल है वो है मेम्ब्रेन रिएक्टरों की को लेकर के। तो हमारा सवाल है कि मेम्ब्रेन रिएक्टरों की चर्चा प्राय के संदर्भ में की जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियां, ऑप्शन बी है औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियां, ऑप्शन सी है टीका वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियां या फिर ऑप्शन डी है आपका अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां। तो जब आप बेसिकली बात करते हैं मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स की, तो उसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि अपशिष्ट जल शोधन के लिए बेसिकली आप जो है इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि अपशिष्ट जल शोधन के लिए आप बेसिकली मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल आप जो है कर सकते हैं। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर तकनीक पारंपरिक जैव अपशिष्ट जल शोधन एवं आधुनिक मेम्ब्रेन प्रक्रियाओं का एक कुशल संकर उत्पादक है, जिसका उपयोग बेसिकली आपकी जो नगर पालिकाएं होती हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके द्वारा जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको ट्रीट करने के लिए इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये हमारी खबरें हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो हमारे SNT जो सेगमेंट है उससे जुड़ी जितनी भी सवाल थे उन सभी सवालों पर हमने यहाँ पर बातचीत कर ली है, चर्चा कर ली है। इसी नोट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।